तो आइए सबसे पहले बात टीम इंडिया की उस महाविजय की कर लेते हैं जिसने पूरे देश को झूमने पर एक बार फिर से मौका दे दिया। कल टीम इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान को न केवल बड़े अंतर से धूल चटा दी बल्कि पाकिस्तान को चारों खाने चित भी कर दिया। पहले टीम इंडिया के धुरंधरों ने अपने बल्ले से कदर मचा दिया, फिर रही सही कसर भी भारत के गेंदबाजों ने पूरी कर दी और एशिया कप के इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो केएल राहुल, विराट कोहली और गेंदबाजी की बदौलत जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। कुलदीप यादव इसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए। विराट कोहली और राहुल ने नाबाद शतक बाकायदा जड़ा और वहीं कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन जाल में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जमकर फंसाया। जैसे ही भारत ने महाजीत का बिगुल बजा दिया, सारा इंडिया सड़कों पर निकल आया और कोलंबो में टीम इंडिया के फैंस ने जोरदार जश्न मनाया। तो वहीं कानपुर से लेकर नागपुर तक मेगा जश्न मना। लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए, भारत माता की जयकारे लगे और लोगों ने विराट और राहुल को जीत के लिए अपने ही अंदाज में शुक्रिया अदा किया। आपके सामने जश्न की 8 तस्वीरें और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कल की जीत किस कदर हिंदुस्तानियों के सर चढ़कर बोल रही है और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा। तो चलिए आपको एक एक करके महाजीत के महाजश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर श्रीलंका के कोलंबो से सामने आई है, जहां जीत के बाद टीम इंडिया के फैंस ने अपने अंदाज में जश्न मनाया। पाकिस्तान पर जीत हर मायने में खास होती है और इस खास पल को फैंस ने अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया। भारत माता की वंदे 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 वंदे। कानपुर में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया और क्रिकेट फैंस जो हैं टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पोस्टर्स और तिरंगे लेकर सड़कों पर उतर आए। फिर उन लोगों ने देखिए जमकर आतिशबाजी भी की और भारत माता की जयकारे लगाए गए। कानपुर का ये नजारा जिस कदर जीत का जश्न देखने को मिला वो अद्भुत है और हाथों पर आपको पोस्टर्स नजर आ जाएंगे, तिरंगे नजर आ जाएंगे और आतिशबाजी इतनी जबरदस्त है क्योंकि मैच हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान है और हमने सबसे बड़ी जीत हासिल की। अपना भारत जीत गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सड़कों पर उतरे फैंस तिरंगा लहराते हुए नजर आए। रात के अंधेरे में सड़कों पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। माहौल मेले जैसा हो गया। चारों तरफ भारत माता की जय और इंडिया इंडिया का शोर गूंजने लगा। नागपुर का नजारा भी आपने देख लीजिए, आप किस कदर खास है ये नजारा, कितनी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की पाकिस्तान पर बड़ी जीत के बाद लोग सड़कों पर बाकायदा उतर आए। इस दौरान उनके हाथों में तिरंगे आपको नजर आ जाएंगे। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर न सिर्फ जश्न मनाया गया बल्कि नाचते गाते झूमते भी आपको यहाँ फैंस नजर आ जाएंगे। आसमान में सिर्फ रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। आतिशबाजी बहुत जबरदस्त देखने को मिली। बहुत बड़ी जीत हिंदुस्तान की तरफ से देखने को मिली और जीत के हीरो रहे विराट कोहली और केएल राहुल, जिन्होंने जबरदस्त शतक से हिंदुस्तान का आंकड़ा 350 के पार किया। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत का सूरत में जश्न मनाया गया। क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर पटाखे फोड़े। फैंस ने तिरंगा लहराकर भारत माता के जयकारे भी लगाए।
आज हमने एशिया कप में पाकिस्तान को नहीं हराया, आज लगता है मैंने दुनिया फतेह कर ली है। इसकी खुशी का कोई वही नहीं है। आज होली और दीपावली दोनों साथ में मनाई जाएगी। आज हम लोगों को बड़ी हर्ष उल्लास के साथ खुशी हुई कि भारत की हमारी टीम जीती है। हम लोगों को बहुत खुशी, आज हम लोग होली और दीपावली सब कुछ मना रहे हैं और हम लोगों को ईश्वर से यह कामना करते हैं कि हमारी टीम इंडिया जिस तरीके से आज जीती है, पानी बारिश होने के बावजूद भी हमारी टीम जीती है, तो हम लोग ये ईश्वर से बस कामना करते हैं कि वर्ल्ड कप भी हमारे भारत में आए। देखा गया, खुश हो गया मन। जो मैं एक डिप्रेशन का मरीज हूँ, मेरे सारी डिप्रेशन दूर हो गई। अच्छा, ये बताइए क्या अच्छा पल लगा, क्या सबसे अच्छा पल लगा विराट कोहली और केएल राहुल का वापस आना। इंजरी के बाद आके उसने जो बैटिंग करी है, जो उसने शतक लगाया है, मेरे ख्याल से वो सबसे बेटर क्षण थे। उनकी पार्टनरशिप बहुत बड़ी। एक ये वार्निंग साइन है पूरे वर्ल्ड को कि आप वर्ल्ड कप में इंडिया को अंडर एस्टिमेट ना करें। बहुत बढ़िया टीम है और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक पैकेज है जो कि कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। भारत की जीत है, पूरे देश में एक ऐसा माहौल हो जाता है। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो बिल्कुल युद्ध जैसा माहौल होता है और उस युद्ध को जीतने का काम आज भारत ने किया है। उसका लीड चाहे कोई कर रहा हो, रोहित शर्मा कप्तान है, लेकिन आज विराट कोहली ने साबित कर दिया कि पुराना ही होता है। विराट कोहली ने जिस तरह से तेज शतक लगा करके भारत की जीत का आधार को मजबूत किया और फिर भारत के गेंदबाजों ने बहुत कम रन पर पाकिस्तान को समेटने का काम किया है। ये भारत की जीत आगे भी भारत को और ताकतवर, भारत की क्रिकेट टीम को और ताकतवर बनाने का काम करेगी। ये हमारे भारत की सभी लोगों की जीत है और इस जीत की खुशी में हम एक ही बात कहना चाहते हैं, भारत माता की जय। हिंदुस्तान है और शुक्रगुजार है हम ऊपर वाले की, जो आज बारिश रोक के रखी, ताकि बारिश होती तो इन्हें कहने का मौका मिल जाता। और मुझे याद आ रहा है रामदास अठौले जी की बात, जिन्होंने कोरोना के टाइम में गो कोरोना गो बोला था। आज हम लोगों ने सुबह ये बोला था कि गो बादल गो, तो आज हमारे गो बादल गो की वजह से पूरी मैच पूरी हुई और हिंदुस्तान ने ये दिखा दिया कि भाई कोई बहाना नहीं चलेगा, हम लोग अच्छा खेल सकते हैं। एक ही तरफा परफॉर्मेंस कर दी, 228 रन से हराया। ओ माय गॉड चाचा, क्या हो गया? लेकिन आज टीम इंडिया ने ये दिखाया, क्योंकि इस कप के दावेदार वो चैंपियन हैं और चैंपियनों की तरह उन्होंने परफॉर्म किया। स्पेशली विराट पाजी, केएल राहुल और हमारे ओपनिंग स्टार शुभमन गिल और रोहित शर्मा। और पंजाब तो पाकिस्तान पाजी नहीं भूलेगा। बैड डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट लवर एंड पाकिस्तानी टीम, क्योंकि आज पाकिस्तानी टीम न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग, किसी भी एंगल में मुझे वो टीम नजर नहीं आ रही थी जो पाकिस्तानी टीम के अगर रोब एक दबदबा था इस टूर्नामेंट में। तो आज इंडिया ने जो गेम किया, जो परफॉर्मेंस दिया, वेरी वेरी वेल एंड कांग्रेचुलेशन इंडिया। इंडिया 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 इंडिया, भारत माता की जय। सारे ही भारत के प्लेयर बहुत अच्छा खेले। विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल, सभी प्लेयर बहुत अच्छा खेले। सबने ही अपना पूरा योगदान दिया है इसमें। तो पाकिस्तान की बहुत करारी हार हुई आज। वो भी अच्छा खेले, हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। हिंदुस्तान ने जो बैटिंग करी है, जो बॉलिंग करी है, शानदार, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इंडिया इंडिया ये जश्न है जीत का, ये जोश है पाकिस्तान के खिलाफ शानदार विजय का। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज करने के साथ ही टीम इंडिया के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कोलंबो से लेकर भारत तक हर तरफ बस जश्न मनाते नजर आए। बारिश से बाधित मैच जब रिजर्व डे में शुरू हुआ तो फिर विराट कोहली और केएल राहुल का बल्ला गरजता ही चला गया। पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रह गए। कोहली और राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। दोनों के बीच नाबाद 233 रनों की साझेदारी की बदौलत भारत ने 357 रनों का विशाल लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रखा। कोहली ने 94 बॉल पर 122 रनों की नाबाद पारी, जिसमें उन्होंने शानदार 3 छक्के और 9 चौके जड़े।
तो राहुल ने 106 गेंदों में नाबाद 111 रन ठोक डाले। उन्होंने 2 छक्के और 12 चौके लगाए। इस मैच में कोहली ने अपना 47वां वनडे शतक तो केएल राहुल ने 6ठा वनडे शतक जमाया। भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की झड़ी लगा दी तो पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान 50 गेंदों में महज 27 रन बनाकर सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज रहे। टीम इंडिया के दिए बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की कमर भारतीय गेंदबाजों ने तोड़ कर रख दी। कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के 5 विकेट चटका डाले, वो भी 8 ओवर में महज 25 रन देकर। वहीं जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने एक एक विकेट झटक कर पाकिस्तान की टीम को हार स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की टीम 32 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 128 रनों पर ही सिमट गई और भारत ने 228 रनों के विशाल अंतर से मैच जीत लिया। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की वनडे में ये सबसे बड़ी जीत है। रविवार को बारिश की वजह से पूरा मैच नहीं हो पाने के चलते इसे रिजर्व डे में सोमवार को पूरा किया गया, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने रविवार को अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच पर पकड़ की नींव रख दी थी। रविवार को रोहित और शुभमन ने मिलकर 100 गेंदों में 121 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। रोहित ने 49 गेंदों में 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से 56 रन बनाए थे, तो शुभमन गिल ने 10 चौकों की मदद से 52 गेंदों में 58 रन बनाए थे। शानदार अर्धशतक जड़ने के बाद दोनों के पवेलियन लौटने के बाद विराट और राहुल ने मोर्चा संभाला। रविवार को टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 147 रन बनाए थे और इसी बीच बारिश ने मैच पर ब्रेक लगा दिया था। लेकिन रिजर्व डे में जब सोमवार को दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो फिर किसी भी भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग के लिए आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 356 रन तक पहुंचा दिया। इस विशाल स्कोर को पार कर पाना तो दूर, इसके करीब तक पहुंच पाना भी पाकिस्तान की टीम के लिए सपना साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान पर जीत के बाद आज टीम इंडिया को श्रीलंका से भिड़ना है। हालांकि एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 228 रनों से हारने के बाद टीम इंडिया जोश में है, लेकिन ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। वैभव, बिल्कुल क्यों ऐसा है ये समझने की हम कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के द्वारा। देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि आज श्रीलंका से भारत कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भिड़ेगा और ये मैच जो है दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को हराने के बाद इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया का हौसला जहां बुलंद है, वहीं श्रीलंका को कम करके आंकना भी भूल होगी। श्रीलंका ने पिछले मैच में बांग्लादेश को हराया है। अब फिर से कमबैक कर रही है गुंजन ये टीम और पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो हिसाब से देखें तो 2-2 अंकों के साथ भारत पहले पायदान पर है, जबकि श्रीलंका भी कम नहीं है दूसरे पायदान पर। टीम इंडिया अगर श्रीलंका के खिलाफ ये मैच जीतती है तो उसका फाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। भारत और श्रीलंका दोनों ऐसी टीमें हैं जो सबसे ज्यादा बार एशिया कप जीत चुकी हैं। इसलिए ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज का मैच किस कदर जाता है। भारत ने 7 बार एशिया कप का खिताब जीता है, वहीं श्रीलंका ने 6 खिताब अपने नाम किए। 2022 में एशिया कप T20 फॉर्मेट श्रीलंका ने जीता था, याद होगा गुंजन। बिल्कुल, वहीं भारत ने साल 2018 में आखिरी वनडे एशिया कप अपने नाम किया था। भारत और श्रीलंका के बीच 165 वनडे मुकाबले खेले गए, इनमें से भारत ने 96 और श्रीलंका ने 57 मैच जीते। ये काफी डिफरेंस नजर आता है और एक मैच टाई भी रहा था, वहीं 11 के नतीजे साबित नहीं हो सकी, यानी मैच जो है फिनिश नहीं हो सका। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ शानदार कल शतक जमाया, बल्कि उन्होंने सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इंटरनेशनल वनडे सेंचुरी के मामले में वो सचिन तेंदुलकर के अब करीब जा पहुंचे हैं और आगे उनके 100 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ भी वो अग्रसर नजर आ रहे हैं। कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ विराट का बल्ला गरजा तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। एशिया कप के सुपर 4 के मैच में कोहली ने वनडे इंटरनेशनल करियर का अपना 47वां शतक जड़ते हुए नाबाद 122 रन बनाए। अपने इस शानदार प्रदर्शन से कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इस फहरिस्त में कोहली नंबर 1 पर काबिज हो गए हैं। विराट ने 267 पारी में सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 321 पारी में ये रिकॉर्ड कायम किया था। इसके बाद नंबर आता है रिकी पॉन्टिंग का, जिन्होंने 341 पारी में ऐसा किया था। कुमार संगकारा 363 और सनत जयसूर्या ने 416 पारी में 13,000 रन पूरे किए थे।
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 13,000 रन का आंकड़ा छूने वाले कोहली सिर्फ 5वें बल्लेबाज हैं। कोहली ने कोलंबो में वनडे इंटरनेशनल करियर का 47वां शतक लगाकर ये उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही उनके इंटरनेशनल शतकों का आंकड़ा 77 पर पहुंच गया है। विराट ने वनडे में 47 जबकि टेस्ट क्रिकेट में 29 और T20 इंटरनेशनल में 1 शतक जड़ा है। कोहली वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के काफी करीब पहुंच गए हैं। साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सचिन तेंदुलकर के शतकों का पीछा करते दिखाई पड़ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक दर्ज है। इनमें से उन्होंने 49 शतक वनडे में जबकि 51 शतक टेस्ट क्रिकेट में जड़े हैं। शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में सचिन तेंदुलकर के बाद कोहली दूसरे नंबर पर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 664 मैच में 100 शतक लगाए हैं, तो विराट कोहली 504 मैच में 77 शतक लगा चुके हैं। विराट के बाद रिकी पॉन्टिंग का नंबर आता है, जिनका 560 मैच में 71 शतक है। विराट जिस अंदाज से अपने बल्ले से रन उगल रहे हैं, उसे देखते हुए सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अब उनसे दूर नजर नहीं आ रहा। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में कोहली की नजरें सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने पर टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यूं तो पूरे देश में गणपति उत्सव मनाया जाता है, लेकिन मुंबई समेत अगर पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें तो इस मौके पर अलग ही तस्वीर नजर आती है। लिहाजा वहां इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस साल 19 सितंबर से शुरू होने वाला ये त्योहार 10 दिनों तक लगातार चलेगा और मुंबई में मूर्तियां बनकर तैयार हो रही हैं। पंडाल सजने का काम लगातार जारी है। गणपति के स्वागत के लिए बप्पा के भक्त जो है उत्सुक नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र जो है तैयार होकर चमक धमक बिखेर रहा है। गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। मुंबई में अलग अलग गणेश मंडलों की थीम के हिसाब से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ गणपति मंडल है हजारों की संख्या में, जो अलग अलग तरीके से बप्पा के आगमन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। पूरी मुंबई को लाइट और अलग अलग तरीके से सजाया जा रहा है। बड़े बड़े पंडाल अलग अलग थीम रख रहे हैं। वहीं जो कारखानों में मूर्तियां बनती हैं, वहां पर भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं और मूर्तियां बन रही है। ये मूर्तियां तेजुकाया मंडल की हैं, जो इको फ्रेंडली हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेपर से ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं। बीएमसी ने गणेश मंडलों से इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने की अपील भी की है। हालांकि तेजुकाया मंडल पहले से ही इको फ्रेंडली मूर्तियां ही बनवा रहा है। हम लोग के अभी मंडल को इस साल 57 ईयर्स हो गए। 4 साल पहले 2019 में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पूरा कागज का इको फ्रेंडली मूर्ति बनाया था। 22 फीट का मूर्ति था। वर्ल्ड में पहला इतना बड़ा कागज का मूर्ति हम लोगों ने बनाया। अभी उस साल से अभी 5 साल हम लोग एवरी ईयर कागज का मूर्ति बना रहे हैं और अभी बहुत सारे मंडल ने भी पर्यावरण पूरा कागज का मूर्ति बनाने के लिए चालू किया। मुंबई में इस साल अयोध्या के राम राज्य को दिखाने की भी तैयारी है। इसलिए गणपति की मूर्ति के अलावा परशुराम की मूर्ति के साथ ही अयोध्या का सेटअप भी तैयार किया जा रहा है। अभी क्या सब राम राज्य का चालू है, तो सभी को राम का ही ये ज्यादा ऑर्डर आने लगे। हम भी वैसे ही कर रहे हैं। उनकी डिमांड वही चल रही है राम जी के ऊपर। इस बार 19 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में न सिर्फ गणपति के आगमन की बल्कि विसर्जन की तैयारियां भी हो रही हैं। कल्याण डोंबिवली में पहली बार विसर्जन के लिए फ्लोटिंग जेटी का इस्तेमाल होगा। डोंबिवली के गणेश विसर्जन घाट पर इसके जरिए 10 टन तक के वजन की मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकेगा। जम्मू के आईआईटी कैंपस में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे अत्याधुनिक ड्रोन, हथियारों और रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। देश भर के रक्षा उत्पाद बनाने वाली करीब 200 कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। सोमवार को शुरू हुआ यह आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। इसमें इन हथियारों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। खास बात यह है कि यहां प्रदर्शनी में लगे हथियार और रक्षा उपकरण स्वदेशी हैं। जम्मू के आईआईटी कैंपस में प्रदर्शनी के लिए रखे गए ये स्वदेशी हथियार, ये रक्षा उपकरण सैनिक क्षेत्र में भारत के लगातार बढ़ते कदम की कहानी कह रहे हैं।
यहाँ 3 दिनों तक चलने वाले नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में देश भर की करीब 200 कंपनियों ने अपने स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई है, जो बताती है कि भारत सैनिक क्षेत्र में भी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 दिन तक हथियारों की प्रदर्शनी लगेगी और देश भर से जो डिफेंस इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, अपनी प्रदर्शनी लगाए हैं। एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना होगा हर क्षेत्र में, और डिफेंस सेक्टर जो है एक अहम क्षेत्र है और इसमें भी आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। इसीलिए देश भर से उन कंपनियों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो यहाँ पर प्रदर्शनी लगा सके अपने हथियारों की। और ये यहाँ पर जितने भी हथियार हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, ये 100% मेड इन इंडिया है। जम्मू में 3 दिनों तक चलने वाले इस रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी में खास है ये अनमैन्ड ऑल टेरेन व्हीकल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो रिमोट एरिया में 8 से 10 किलोमीटर तक की तस्वीर कैप्चर कर सकती है। ये दुर्गम से दुर्गम इलाकों में चाहे बर्फ हो, पानी हो या फिर रेत, तेजी से अपने मिशन को अंजाम देती है। 2 मोटर्स हैं, एक मोटर 2 टायर्स जो राइट वाले को ड्राइव करती है, एक मोटर लेफ्ट वाले ड्राइव करती है। ये उसी पोजीशन पे रोटेट कर सकती है। नाउ इसकी एप्लीकेशन 360 डिग्री में पूरा घूम एक ही पोजीशन पे टोटली 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। नाउ रिमोट के जरिए ऑपरेट करती। नाउ इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, आप इसको रिमोट के साथ भी कर सकते हैं और ये इंटेलिजेंट AI बेस्ड व्हीकल है जिसमें आप वे पॉइंट्स फीड कर सकते हैं और ये व्हीकल ऑटोमेटिकली उसी वे पॉइंट्स में जाएगी। नाउ इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? फॉर बॉर्डर सर्वेलेंस वी कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ फुट सोल्जर्स, इट कैन गिव ए टोटल बॉर्डर सर्वेलेंस और ये पिक्चर रिमोट अबाउट 8 से 10 किलोमीटर पीछे भेज सकती है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करेगा। 9 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन के किसी भी तरह के ड्रोन को कंट्रोल करने में सक्षम है। अभी हमने इसकी सिस्टम के अंदर जो पहले स्टैंड अलोन सिस्टम साइबर RF के ऊपर था, हमने रडार को इंटीग्रेट किया है। इस रडार के जरिए कोई भी ड्रोन जो है 9-10 किलोमीटर की रेंज के अंदर जब भी आएगा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली, उसका नियंत्रण भी ले सकते हैं। और जैसे वो और नजदीक आएगा, हमारा जो दूसरा जो RF साइबर कंट्रोल सिस्टम है उसके जरिए हम जो है जब 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर आएगा उसको हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उस ड्रोन को हम जैसा चाहे उड़ा भी सकते, उसको हम कर सकते हैं, मतलब मार भी गिराया जाए, मार गिरा सकते हैं। उसमें क्या है, उसको हवा में स्थिर कर दीजिए, कंट्रोल करके आप शूट कर सकते हैं। भारतीय सेना के लिए खास तौर से बनाई गई ये अत्याधुनिक हेलमेट भी भारत में ही बनी है। कुल मिलाकर जम्मू में आयोजित इस नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में मेड इन इंडिया की भरपूर झलक देखने को मिल रही है। जम्मू से सुनील चिभट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंदुस्तान की सेना का दमखम तो आपने देख लिया, अब आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं जिससे पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि आज नहीं तो कल POK खुद ब खुद भारत का हिस्सा बन जाएगा। POK के लोगों ने कल मांग की है, POK के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, POK अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर। अब बात भारत के वैज्ञानिकों की कर ली जाए। चांद पर कदम रखने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई मापने की तैयारी कर ली है। जल्द ही स्वदेशी समुद्रयान समुद्र की गहराइयों में छुपे खजाने की तलाश में उतरने वाला है और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की इस मिशन पर करीब से निगाहें रहेंगी। देखिए क्या कुछ खास होने वाला है इस स्वदेशी समुद्रयान में। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। देश के वैज्ञानिक नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं। हाल ही में भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश बना और इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इसरो ने सूर्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है और अब अंतरिक्ष में उड़ान की बारी है समुद्र की गहराई तक जाने की। दरअसल भारत जल्द ही अपने समुद्रयान मिशन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। इस मिशन के तहत एक स्वदेशी सबमर्सिबल में 3 लोगों को बिठाकर समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा।
इस समुद्रयान का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। ये एक तरह का स्वदेशी सबमर्सिबल है जिसका वजन करीब 25 टन है और इसकी लंबाई 9 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर। इस समुद्रयान में 96 घंटों तक ऑक्सीजन का बैकअप रहता है। इस समुद्रयान को समुद्र तल से करीब 6000 मीटर गहराई तक ले जाया जा सकता है, जो समुद्र की गहराई में कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं की खोज करेगा। So when we go to the depth of 6,000 meters, that is 6 kilometers inside deep. Correct. What is the change which you can feel here, despite Here all the actually, protection? Here it will be completely atmospheric pressure, and there is no temperature. Temperature is here, it is insulated because outside temperature and our heat is there because of the components. वैज्ञानिकों की 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये समुद्रयान बनकर तैयार हुआ है। इसे 2024 के शुरुआती महीनों में ही बंगाल की खाड़ी में छोड़ा जाएगा, जो समुद्र की गहराई में छिपे रहस्य को बेपर्दा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में एक नया सेल्फी पॉइंट बन गया है। ये वही जगह है जहां दुनिया भर के दिग्गज हाल ही में जुटे थे। जिस खूबसूरती से उस जगह को सजाया गया था, उसके दीदार के लिए अब लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि अंदर से तो नहीं, लेकिन बाहर से ही वो लुत्फ उठा पा रहे हैं। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। ये है भारत मंडपम, दिल्ली में G20 समिट के लिए जहां विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा था। सम्मेलन खत्म होने के बाद अब वहां आम लोगों की भीड़ लगने लगी है, इस ख्वाहिश के साथ कि वो इस खूबसूरत मंडपम का दीदार कर सके। प्रगति मैदान के इस भारत मंडपम को जितनी खूबसूरती से सजाया संवारा गया, उसे अपनी टीवी स्क्रीन पर देखने के बाद लोग इसे सामने से भी देखना चाहते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मंडपम के बाहर बने वाटरफॉल, स्टैच्यू और खूबसूरत पेड़ पौधों के साथ लोग यहाँ आकर तस्वीरें खींच रहे हैं, अपने मोबाइल कैमरे में सेल्फी कैद कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, भारत मंडपम के सामने फोटो खिंचा रहे हैं। हालांकि अभी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन लोग जो बाहर बनी सुंदर कलाकृति हैं, सुंदर स्टैचू है, उनके सामने फोटो ले रहे हैं। और हर कोई बेहद इच्छुक है ये जानने के लिए कि भारत मंडपम कैसा दिखता है। गाड़ी रोकी हुई है सड़कों पे, जो भी आ जा रहा है यहाँ से कोशिश ये कर रहा है कि भारत मंडपम के सामने एक बार रुके और फोटो जरूर खिंचवाएं। रविवार को G20 सम्मेलन खत्म हुआ और सोमवार से यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। बाहर के सुंदर नजारों को उन्होंने जी भर कर देखा और वो अंदर जाकर वहाँ की खूबसूरती को भी निहारना चाहते थे, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाए। अगर वो पब्लिक के लिए खोल दें तो हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। देखें कि भाई हमारे देश के कलाकारों ने, बुनकरों ने, हस्तशिल्प कलाकारों ने विदेशी मेहमानों की सेवा के लिए क्या क्या चीजें नई नई यहाँ प्रस्तुत की है। अंदर कैसा है, हमारे दूसरे देश वाले आके कैसा किए हैं वो देखे, लेकिन नहीं मिला देखने को। लिए ओपन कर दिया होगा, मगर यहाँ जब आए तो निराशा लगी कि अभी कुछ सिक्योरिटी की वजह से भी बंद किया होगा। भारत मंडपम के पास आने वाले या यहाँ से गुजरने वाले सभी को भारत मंडपम की खूबसूरती अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लोग अब इसके अंदर जाने की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अंदर क्या कुछ है उसे देखने, जानने, समझने के साथ ही उस पल को महसूस करने का मौका मिल सके जब यहाँ विदेशी मेहमान जुटे थे। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।